सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 4 मुग़ल साम्राज्य का आगे का प्रकरण उत्तराधिकारी की परंपराएं और मनसबदार और जागीरदार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन मुग़ल सम्राटों के प्रमुख घटनाएं, प्रमुख इनके द्वारा चलाए गए सैनिक अभियान और प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इनके उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं। मुग़ल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे कि ज्येष्ठ अधिकार क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ज्येष्ठ पुत्र है जो, यानी सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, यानी कि राजा का बड़ा बेटा राजा बनता था। तो मुग़ल इस बात में या इस नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तो तैमूर वंशों की प्रथा क्या थी? इसमें क्या होता था कि उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुग़ल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। तो आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकार या शहदायाद? तो पहले हम तालिका 1 में देख लेते हैं कि मुग़ल राजकुमारों के विद्रोह कौन कौन से हुए थे। तो जैसे कि हमने देखा कि ये अकबर, और देखो कि अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई, यानी कि अकबर के पुत्र ने अपने पिता से विद्रोह किया। उसके बाद हमने देखा था जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में उसके पुत्र खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां कहलाया, उसने भी विद्रोह किया। और ऐसे ही शाहजहां के पुत्र थे जिनके बीच में आपस में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ, लेकिन उसके जो भाई थे दारा, शिको, इन सबको मौत के घाट उतार दिया गया था। और शाहजहां ने अपने पिता को आगरा के अंदर जेल में कैद कर लिया था। और फिर शाहजहां का पुत्र औरंगजेब जो है, उसने भी, औरंगजेब के पुत्र ने, अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। देखो आप ऐसे ही फिर अकबर के पुत्र ने उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू किया। तो इस तरह से इनकी जो परंपराएं थी वो विद्रोह पर ही आधारित थी और युद्ध होते थे और फिर वो उत्तराधिकार को प्राप्त करते थे। तो आपके अनुसार क्या सही था, ज्येष्ठ अधिकार या शहदायाद? तो हमें लगता है कि ज्येष्ठ अधिकार वाला जो नियम है वो उचित था, सही तरीका वही था। इसके बाद है कि मुग़लों के साथ अन्य शासकों के साथ संबंध, कि मुग़लों के अन्य राजाओं के साथ क्या संबंध थे। तो तालिका 1 को फिर से देखें तो हम देखेंगे कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता भी स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुग़ल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त किए, परंतु कई राजपूतों ने इसका विरोध भी किया। जहांगीर की जो माँ है वो कच्छावा वंश की राजकुमारी थी और जो भी वर्तमान में जयपुर है उनके राजपूत राजा की पुत्री थी। और शाहजहां की माँ भी एक राठौड़ राजकुमारी थी, यानी कि वह जोधपुर के राजपूत राजा की पुत्री थी। तो इस तरह से उनके बीच में अन्य शासकों के साथ भी वैवाहिक संबंध भी थे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हार गए तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, यानी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के
अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बनाए रखना कठिन था। एक बार फिर से तालिका को देखें तो हम गौर करेंगे कि जब शिवाजी मुग़ल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया था, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ था तो हमने जब पढ़ा था तो शिवाजी है उनको उसने कैद कर लिया गया था, और वो उस कैद खाने से भाग निकले और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए उन्होंने फिर से मुग़लों के खिलाफ कई अभियान चलाए थे। तो इसके बाद देखो आगे, मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। और मुग़लों की सेवा में आने वाले ये नौकरशाह क्या कहलाए? मनसबदार। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादातर पहले जो इनके नौकरशाह थे या मनसबदार थे वो तुर्की थे, यानी तुर्क देश से आए हुए, लेकिन बाद में इन्होंने और अन्य लोगों को भी इसमें शामिल किया और वे मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई 3 श्रेणियाँ थी, जिसके लिए यानी पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व, ये 3 पद निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो यहाँ देखो, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें बीचों बीच घोड़े पर एक मनसबदार है, वो सवार है। इसके बाद देखो आगे कि अकबर के शासनकाल में इन जागीरदारों का सावधानीपूर्वक आंकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होने लगा। तो मनसबदारों की संख्या में भी अधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार भी करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें, और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अनेक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।